तो आज मेरे साथ हमारे 3 चैंपियंस हैं। थोड़ा-सा ये एक अलग तरह का इंटरव्यू आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 3 लोग बैठे हुए हैं, मैं भी एक साथ हूँ। तो एक फ्रेम में 4 लोग कैसे आए? सो इट्स अ काइंड ऑफ पॉडकास्ट आप कह सकते हैं। और सबसे मेरे राइट में आपके लेफ्ट में है गौरव जो एनआईटी अगरतला में कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं इंजीनियरिंग। हाँ। और आकृति जो एनआईटी उत्तराखंड से है, ये मैकेनिकल से कर रही हैं। करेंट ईयर उन्होंने क्रैक किया था, जबकि गौरव और मोहित जो है वो ड्रॉपर बैच के। और ये सबसे मेरे लेफ्ट में मोहित है। और ये मोहित ने एनआईटी इलाहाबाद से ये केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप तीनों से एक सवाल है कि इज्जत कैसी बढ़ी घर पे? बारी बारी से बताइए, पहले कौन बताएगा? लेडीज फर्स्ट। आकृति जी बताइए, इज्जत कितनी मिली? बहुत ज्यादा। आसपास के लोग बहुत ज्यादा खुश, मतलब खुश नहीं, थोड़ा जोर से बोलो, शायद सुनाई कम पड़ेगा। मम्मी पापा बहुत खुश थे। बाकी सारे जो रिश्तेदार थे वो लोग भी काफी खुश थे, अंदर अंदर कहीं ना कहीं उनके अंदर जलन भी थी, ऐसे टाइप का। जेलसी तो होती है, बहुत आई थिंक लोगों जेलसी में, तो हाँ। होती है, थोड़ा सा मान लो। इज्जत बहुत बढ़ गई है, मतलब ऐसा खानदान जेलसी से पहले की। होनी चाहिए। आप सोसाइटी में जब एक जेलसी क्रिएट करते हो ना, तो लोगों में कंपटीशन की भावना आती है। कहते हैं कि जलन जो है वो बुरी चीज है। नहीं, हमेशा बुरी नहीं होती, ये अच्छी भी होती है। आपकी इज्जत ऑब्वियस है सर, बढ़ा ही है। फैमिली मेंबर में भी बढ़ चुका है। मम्मी पापा खुश हैं और दोस्त सब में भी थोड़ा लगता है कि हाँ, कि मतलब मेरा दोस्त एनआईटी इलाहाबाद में है, ऐसा भी सीन है। ऐसे काफी मतलब काफी ज्यादा घर पे भी इज्जत मिला। हम लोग ऐसा मैच्योर चाइल्ड ट्रीट करते हैं। और रिलेटिव्स में भी बहुत लड़के मतलब हमको देख के इंस्पायर होकर प्रिपेयर करना चालू करते हैं। तो अच्छा फील होता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी खुश दे रहे हैं। तो सबसे पहले गौरव, अगर अपनी जर्नी को बताओ, अगर अपनी जर्नी को थोड़ा समराइज करें कि 11th 12th और फिर ड्रॉप, तो इसको अगर एक छोटे से स्टेटमेंट के साथ कहना हो तो कैसा रहा ये जर्नी एनआईटी तक का? पहले तो काफी ज्यादा अमेजिंग रहा, अनबिलीवेबल रहा, टफ रहा, और साथ ही साथ पॉसिबल रहा सर। काफी इंटरेस्टिंग था। हर एक पार्ट पे, हर एक हम लोग चैप्टर में अलग अलग चैलेंजेस थे। उन अलग अलग चैलेंजेस को फेस करने में काफी मजा आया। और जब आप हर एक लेवल को पार करते हैं, जैसे आप हमेशा हम लोगों से कहते थे कि इसे एज अ गेम ट्रीट करो, तुम लेवल पे जा रहे हो। तो जिस तरह से हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते रहे, तो पिछले वाला आसान लगते रहा और कहीं ना कहीं इनर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते रहा। तो मोर देन एनआईटी मुझे ये ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा कि लाइफ में कॉन्फिडेंस आया, चीजों को करने का, हर चीज को देखने का नजरिया बदला। तो सर ये मेरी जर्नी और जहां तक मैं समझता हूँ कि कोरोना के टाइम का वो 11th पीरियड, गौरव और मोहित ये सभी लोग कोरोना वाले टाइम के 11th और 12th वाले सेगमेंट में आते हैं। यस सर। तो काफी चैलेंजिंग रहा था इनके लिए। तो उसको लाइक कोरोना से उबर के फिर 11th तो पूरा खत्म हो चुका था, यस सर। और फिर आपने वो 12th में फिर मेहनत किया। तो लाइक ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि अपना 11th डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो क्या गौरव एक अपने हिसाब से एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं जो कह सकता है कि अगर आपका 11th बर्बाद भी हो गया है तो भी आप 12th में क्या ऐसा करो और फिर उस पर आप एनआईटी आईटी जा सकते हो? इसके लिए क्या कहना होगा? सर पहले तो जो बर्बाद हो चुका है, आप पहले उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ भाई बर्बाद हो चुका है। उसके बाद आप खुद को प्रिपेयर करिए कि कितना भी मेहनत करना हो, हम उसे कर सकते हैं। करना है, बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, लेकिन अगर हम एक स्ट्रेटजी पे काम करें और खुद को डिवोट कर दे कि हम इस चीज को करके ही रहेंगे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है सर। हाँ, साथ साथ दोनों को पैरेलली लेके चलना एक मुश्किल हो जाता है। उसके बाद उसे मेंस लेवल पर, एडवांस लेवल पर जाना, ये और भी टफ होता है। लेकिन पहले मेरा मानना है कि उन चीजों को जानो, उनके बेसिक्स कंप्लीट करो। और केमिस्ट्री खुद में एक 3 चैप्टर होते हैं, उन तीनों 3 सब्जेक्ट होते हैं, उन तीनों को अलग अलग ट्रीट करो। आप फिजिकल को ऑर्गेनिक की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। और उनपे उनके हिसाब से मेहनत करो। इनिशियली सब, मेरा मानना है सर कि इनिशियली हमें सब पे इक्वल टाइम देना चाहिए। उसके बाद हमारा ब्रेन हमें बताता है कि ये चीज हमसे जल्दी हो जा रही है, इस चीज में हमें ज्यादा समय लग रहा है। जो जल्दी हो जा रही है उसका समय हमें ज्यादा वाले में ट्रांसफर करके और अपने अकॉर्डिंग एक रूटीन बनाना चाहिए। ये मेरा मानना है सर कि जो चीजें मेरे लिए काम है वो जरूरी नहीं कि दूसरे वाले के लिए भी काम है। लेकिन इनिशियल ये स्ट्रेटेजी काम आती है। चीजों को इक्वली डिवाइड करो और साथ में काम करो। टफ होगा, लेकिन सर जो इसके बाद रिजल्ट आता है, जो हम ये सारी पीरियड्स में जाते हैं, इससे किसी को मतलब नहीं कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन जब सर हम किसी को बोलते हैं कि हम स्टडिंग एनआईटी अगरतला, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, तो सर ये एक काफी प्राउड मोमेंट होता है। ये होता भी है कि आप मतलब लोग रिजल्ट देखते हैं, यस सर। जो आपने ट्रेवल किया है उसमें नहीं जाते हैं। सही। वर्थ इट है सर। आपको बस मेहनत करने के लिए तैयार रहना है। और बाकी तो आप हमेशा पूछते हैं किस बात का डर है। आकृति करेंट ईयर में निकाला
11th पर बात करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, इन तीनों का एक कॉमन चीज ये था कि कहीं ना कहीं थोड़ा मोहित साइड में तो नहीं कहूंगा, पर इन दोनों में शायद कि इनका 11th थोड़ा बहुत पानी था। अकॉर्डिंग टू आकृति स्टेटमेंट, पानी था सर। तो 11th बर्बाद, ऑलमोस्ट एक सब्जेक्ट अच्छा कह सकते हैं, पर केमिस्ट्री ऑलमोस्ट फिनिश्ड, देन इंट्रोड्यूस्ड टू डीएमसीसी, वहां से एनआईटी उत्तराखंड। ये उन बच्चों के लिए कैसे इसको मैसेज में कन्वर्ट करेंगे जो अब तक सब बर्बाद कर चुके हैं और अब वो सोच रहे हैं कि क्या अब मुझ में दम है, और करेंट ईयर में निकालना, नो टारगेट, ओनली करेंट ईयर, कैसे? पहले तो सर कि आप विश्वास रखे थे, इस वजह से बहुत ज्यादा मोटिवेशन था अपने अंदर, ठीक है। तो मोटिवेशन रखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खुद के अंदर मोटिवेशन रहेगा तो इंसान निकाल सकता है। और दूसरा है कि मेहनत, बहुत लोग हार्डवर्क से भागते हैं, सोचते हैं बस रिजल्ट मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, हार्डवर्क करना पड़ता है। तो जितना ज्यादा हार्डवर्क होगा उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे लिए तो था कि बस यहाँ पे मेरा केमिस्ट्री सबसे ज्यादा बर्बाद था। यहाँ आने के बाद सर जो जो बोलते गए बस वो किए, और सर का बिलीव था मेरे ऊपर, इसलिए हो पाया ये। और बाकी तो जो भी सर असाइनमेंट्स देते थे और जो भी होमवर्क रहता था वो करना है, तो कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस करे, हार्डवर्क करे तो कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। मोहित, मैं मोहित को अपने क्लास का डार्क हॉर्स हमेशा कह रहा था, एकदम शांत बैठा रहता था, अचानक से मोहित ने परफॉर्मेंस 12th में देना स्टार्ट कर दिया। यस 11th भर तो बहुत शांत रहता था। तो मोहित, ये जो जर्नी है 11th 12th के टारगेट, यस ऑब्वियसली फेलियर भी है, आपने दोनों बार जेई में क्रैक किया था, एडवांस पेपर भी लिखा था, बट उसके बाद अभी एनआईटी इलाहाबाद, तो ये इसको कैसे बच्चों तक, इसको मैसेज में कैसे कन्वर्ट करें, क्या उनको करना चाहिए, मोहित से क्या सीख लेनी चाहिए? सबसे पहला बात है कि हार्डवर्क तो होना ही चाहिए, कुछ भी करो विदाउट हार्डवर्क तुमको कुछ नहीं मिल पाएगा, चाहे जेई हो या नीट हो। सो हार्डवर्क इज द की। इसके आगे कुछ नहीं। मोहित ज्यादा से बहुत कम बोलता है, तो गौरव बहुत ज्यादा बोलेगा, डोंट वरी। फ्यूचर का प्रोफेसर दिख रहा है गौरव में, क्या करो? अच्छा, बाद में अगर कभी फ्यूचर में पढ़ाने का मौका मिले तो क्या पढ़ाओगे? नहीं सर, मेरे को हो जाता है कि ये बात मुझे समझ में आ गया तो और मैं क्यों नहीं रहता? तो तुमको मौका मिलेगा करती तो? पढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ऐसा लगता है कि हम समझा सकते हैं अपने बात। अच्छा, तुमको लगता है ऐसा, और तुम मुझे नहीं लगता। क्या लगता है, टीचिंग आर्ट आसान है कि? मैंने आर्ट यूज किया है, इट्स एन आर्ट, ओके, एंड वी आर आर्टिस्ट एंड यू ऑल आर माय आर्ट। तो टीचिंग आसान है कि आपका होता है? नो सर, इट्स वेरी टफ, इट्स टू मच कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस टू हैंडल। कैसे, किस सेंस में मोहित, तुम क्या लगता है टीचिंग टू टफ है? थोड़ा जाने आए। सर सामने वाले को समझाना, किस तरह से समझाना है, वो चीज थोड़ा डिफिकल्ट बना देता है। वो चीज हम समझ रहे हैं पर सामने वाला क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्या ऐसा चीज उसको बताएं कि वो समझ जाए। और एक बार बोल दे कि हमको समझ में आ गया, फिर 2 दिन बाद मुझे सब समझ में आया था उनको। तो उस कंडीशन में कैसे वो टफ लगता है? टफ। टीचर होने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमको जहाँ तक लगता है वो पेशेंस है, क्योंकि ऐसा ऐसा बच्चा मिल जाता है जो दिमाग का दही कर देता है। वही कर देता है। और सामने बहुत तरह का बच्चा होता है ना, तो किसी को समझ में आ गया, किसी को 2 बार में भी नहीं समझ में आ रहा है, 3 बार में भी नहीं समझ में आ रहा है, तो कैसे टीचर उसको समझा पा रहा है, ये सब होता है। So teaching basically sir, it's a art of control over your emotions. एक लड़का आया, वो उसके पास पोटेंशियल है, लेकिन वो डरता है, कतराता है, वो खुद को कम आंक रहा है, उसको कॉन्फिडेंस देना, उसको समझाना। फिर एक आया, वो ओवर कॉन्फिडेंट ही है, उसके पास कुछ है नहीं, लेकिन उसको उससे आगे ले जाना, ये सारी चीजों को हैंडल करना, और कभी खुद के एंगर पे कंट्रोल रखना, और कभी जानबूझ के एंगर दिखाना, ताकि उसको भी खुद में जोश आए। ये सब काफी ज्यादा इसमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होता है। मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ जो तीनों केसेस हैं, इस तीनों में ना आपको मेरा बिलीफ दिखेगा। अक्सर आप लोग देखते हो, मैं क्लास में सबको बोलते रहता हूँ कि नहीं, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो। तो आप लोग को लगता है कि नहीं सर, तो नॉर्मल वैसे ही बोलते हैं सबको। देखिए, आपको मैं पहले एग्जाम्पल गौरव का देता हूँ। अगर आप गौरव को देखो तो गौरव के साथ केस ये था कि गौरव जब 12th में मेरे पास आया, क्योंकि 11th में इनका कोरोना की वजह से पूरा, उसकी अलग कहानी है, कभी मौका लगेगा तो गौरव खुद ही सुनाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। Yes, sir. आज का सेशन बहुत लंबा ना हो जाए। तो गौरव को जब मैंने 12th में देखा, तो जिस तरह से गौरव ने एफर्ट लेना स्टार्ट किया था, मुझे लग गया कि दम है बंदे में, बंदा कर सकता है। तो मैंने एक बार गौरव को बोला कि तुम आईटी मटेरियल लगते हो मुझे। तो कहते हैं, सर क्या मजाक कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, याद है ना? Exact line, sir.
और यही वो जगह है जहां पर कि कुछ टाइम के बाद दिवाली छठ के बाद आकर ये लड़का, आई थिंक बोर्ड के बाद है, यस सर। या बोर्ड के बाद आकर मुझे कहता है कि सर आपको सच में लगता है कि मैं हो निकाल सकता सकता हूँ? एंड आई सेड यस, मुझे लगता है तुम में दम है। और सिर्फ मेरे बोलने पर गौरव स्टार्टेड यार। तो गौरव ने प्रूव इट कि मैं सही था। है। यस सर। आकृति के केस में भी यही है। डे वन जब आकृति से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे क्यों पता नहीं क्यों लगा कि यार इसमें दम है, ये लड़की फोड़ेगी, एग्जाम फोड़ेगी। क्लास के बाद ही शायद मैंने बात की थी ना, फर्स्ट डे क्या कहा था मैंने, जहाँ तक मुझे याद है शायद ऐसे कुछ था कि हाँ, तुम्हें पोटेंशियल है, तुम डे वन पे अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ किसी को, जब नॉट जज करने में टाइम लगता है, तो इसने भी उस चीज को लाइक ऐसे ले लिया था, सर ने बोल दिया है तो गौरव ने भी यही किया ना कि सर ने बोल दिया करना है, इसने भी कर दिया। एंड सेम वही कहानी मोहित के साथ हुई। जब मोहित 11 तक शांत रहा तो मैंने कभी मोहित को डिस्टर्ब नहीं किया, यस। लेकिन 12 में जब ये अचानक से हुआ परफॉर्मेंस देने लगा तो मैंने कहा भाई दिख रहा है मुझे, अब थोड़ा लगा दे जोर। तो ये तीनों रिजल्ट एक्चुअली मेरे बिलीव का रिजल्ट है। तो मैं अगर भरोसा कर रहा हूं तो उसकी उसकी वो आप कह सकते हो मिरर इमेज आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। खैर ये तो बात है। एक सवाल आकृति से, अभी बहुत सारे बच्चे अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, फ्री टेस्ट सीरीज जो मैं लेता हूँ डीएमसी से, उसको वो भी दे रहे हैं। अब उनको आईटी या मेडिकल देना है, पर बोर्ड भी सामने में है, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो। उनको क्या करना चाहिए? बोर्ड पर अभी ध्यान देना चाहिए या जेई जो है उस पर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि अब जेई ने 75% क्राइटेरिया भी लगा दिया है, अगर आपका नहीं होता है तो फिर आपको एग्जाम नहीं देने देगा वो। यस सर। तो आपके हिसाब से बोर्ड पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है या आई, क्योंकि आपने करंट ईयर निकाला है, तो न्यूट्रल होकर इस सवाल का जवाब दीजिए। मेरे हिसाब से तो जेई पे फोकस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जैसे जेई का जो भी सिलेबस है वो वही बोर्ड्स में भी आएगा, तो बोर्ड्स का मत पढ़ो भाई, जेई का पढ़ो बस। हाँ, तो जो सीबीएसई बोर्ड में है उनके पास टाइम होता है, मतलब 1 महीने का, जेई के बाद 1 महीने का टाइम होता है, वो 1 महीना एनफ है बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि मेरे 92% के आसपास में आए थे बोर्ड्स में, और सिर्फ उस 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। तो जेई पे फोकस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 1 महीना है, उस पर आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब रही बात बिहार बोर्ड वालों के लिए, तो उनके पास जो दोनों चीजें रहती है साथ साथ में, तो वो दोनों चीजों पे साथ साथ में फोकस करें, लेकिन ज्यादा फोकस मेरे हिसाब से जेई पे करना चाहिए, क्योंकि वो फिर उसके लिए आपके पास चांस भी नहीं है और इम्पोर्टेंट है ज्यादा वो, तो मेन फोकस। आपका क्या कहना है इसमें? सो दैट्स फॉर सीबीएसई। पॉइंट है कि जो जेई का सिलेबस है और जो बोर्ड के सिलेबस है उसका डिफरेंस काफी कम है। तो अगर मैं उस पोजीशन में रहता है सीबीएसई स्टूडेंट, तो मैं पहले जेई देता और मेक श्योर करता कि मेरा जो मेंस 1 है वो इतना परफेक्ट जाए कि मुझे मेंस 2 की तरफ देखना ना हो, मैं डायरेक्ट एडवांस देखूं, मैं उस लेवल पे मेहनत करता। उसके बाद बचे हुए टाइम में जो डिफरेंस है, जो एक्स्ट्रा सिलेबस है, क्योंकि जेई ने इस बार सिलेबस कम किया, मैं उसको कवर करता और अपने राइटिंग स्किल्स पे काम करता। मेरे पास नॉलेज पूरा है, जेई ने मुझे नॉलेज मोर देन बोर्ड्स दे दिया। पॉइंट ये है कि बोर्ड्स में स्कोरिंग के लिए सर राइटिंग स्किल्स चाहिए, और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी इंग्लिश वो पूरे राइटिंग स्किल्स पे बेस्ड है। वहां पे अब तक आपको अपना नॉलेज एक्सप्रेस करना आना चाहिए। और सर 1 मंथ मोर देन इनफ टाइम होता है किसी भी तरह के राइटिंग स्किल को सीखना। मैं देखूंगा बार बार बोर्ड्स के पीवाईक्यू कैसे, जैसे बोर्ड्स के पीवाईक्यू के पीछे सर उन्होंने सॉल्यूशन प्रॉपर लिखा होता है कि 2 मार्क्स के लिए कितना लिखना, 4 मार्क्स के लिए कितना लिखना। मैं उस चीज को देखूंगा और उसको लिख के प्रैक्टिस करूंगा। तो मेरा मेंस भी अच्छा चला गया, मैंने बोर्ड्स में राइटिंग स्किल सीखे, बोर्ड्स में इतना इंश्योर कर लिया कि मेरे 90% तो आएंगे ही। और मैं अगर एक बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ तो मैं कहीं ना कहीं दिन का 1 या 2 घंटा जरूर दूंगा अपने बोर्ड्स के लिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा सिर पे रहता है। और अगर मैं पूरा ही मेंस पे फोकस कर दे रहा हूँ तो एज अ बिहार बोर्ड स्टूडेंट सर 75% स्कोर करना कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर टफ हो जाता है। मैं मेंस से पहले इंग्लिश पढ़ना चालू कर दूंगा, इंग्लिश हिंदी, क्योंकि मेंस के बाद बचे हुए कुछ दिनों में अगर कोई बिहार बोर्ड का स्टूडेंट सोच रहा है मैं इंग्लिश हिंदी पढ़ के उसमें नंबर ले आऊंगा, सर इट मे बी टफ। मैं पहले से इंग्लिश हिंदी पढ़ लूंगा और पूरे जो सर नॉलेज सेम है, हमें सिर्फ राइटिंग स्किल में फोकस करना है। तो मेरा कीवर्ड रहेगा सर कि हाँ, तो मोहित अब बोर्ड के लिए आपकी इसमें क्या राय है? बोर्ड और आईटी कैसे मैनेज किया जाए? जैसा गौरव ने बोला कि मतलब ऑलमोस्ट सब पॉइंट उसने बोल ही दिया है, बस मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि वो डेरिवेशन ये सब देख लेगा, क्योंकि डेरिवेशन लास्ट मोमेंट पे समझ में नहीं आएगा। पहले से एक बार देख ले, 1 महीना के इंटरवल टाइम मिलता है तो उसमें सब देख ले, प्रैक्टिस कर ले, बस यही है।
मतलब कंक्लूजन ये है कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप आईटी के लिए जाओ, बोर्ड के लिए चिंता ना करो। लेकिन अगर आपकी तैयारी सब्जेक्टिव लिखने की स्किल्स अच्छी नहीं है तो आई थिंक आपको अगर थोड़ा सा बोर्ड के लिए सोचना चाहिए, Yes, क्योंकि अगर उसके नंबर कम हो गए तो कहानी खत्म हो जाएगी। यस सर। ओके, आईटी क्यों जाए, एनआईटी क्यों जाए, ये मोटिवेशंस अगर देखा जाए, मतलब लाइक होता है कि भाई क्यों जाए, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन हमें पैसा देता है। यस सर। तो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से एनआईटी अगरतला कंप्यूटर साइंस क्या गया है पैकेज? सर ऑन कैंपस पैकेज हमारा 56 lakhs लास्ट ईयर था पर ओके एनम, ओके और आउटसाइड द कैंपस मोर देन 1 crore। भाई 56 लाख रुपया एक साल का, इससे अधिक मोटिवेशन और क्या चाहिए? यस सर। मतलब कट छट के कितना भी होगा 3-3.5 लाख रुपया तो हाथ में आ ही जाएगा हाँ यार। आराम से। और आउटसाइड कैंपस 1 करोड़ से ज्यादा गया है। यस सर, वो एक्चुअली उसका एग्जैक्ट इन्फो नहीं मिल पाता, लेकिन हाँ ऐसे एक भैया का सुनने में आया था कि उनका मोर देन 1 crore। मतलब इतना मान के चलते हैं कि अगर आप एनआईटी अगरतला चले जाते हो या कोई भी एनआईटी जिसमें कंप्यूटर साइंस है, Yes, sir. तो आप इस पैकेज के आसपास रहोगे। यस सर, आप मेहनत कर रहे हो बहुत वहाँ बड़ा जाके तो- मोटिवेशन है। मैकेनिकल 100% प्लेसमेंट, मतलब माहौल इसमें ही बना रहता है। मैक्सिमम पैकेज के हिसाब से मैक्सिमम 21 लाख अभी गया था, ऑफ कैंपस नहीं पता कितना था, लेकिन हाँ ऑन कैंपस 21 लाख। आपको बता दूं, अगर मैकेनिकल को देखो तो मैकेनिकल एक एवरग्रीन ब्रांच कहलाता है। लाइक आपके सीएस में उतार चढ़ाव रिसेशन आ सकता है, पर मैकेनिकल में ऐसा कुछ होता नहीं है। ये कंप्लीट पैकेज होता है जो हमेशा चलते रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इसके पैकेज को देखो तो मैकेनिकल में जब आप ज्वाइन करते हो तो बहुत बड़े शहर में आपका प्लेसमेंट नहीं होता, यानी कि आपका मेंटेनेंस यानी रहने पर खर्चा बहुत ज्यादा नहीं होता है, Yes. जिसकी वजह से वो पैकेज भी आपके लिए वर्दी हो जाता है। फॉर एग्जांपल सीएस का प्लेसमेंट बेंगलोर या हैदराबाद जैसे सिटी में हो रहा है, जहां पर कि आपको रहने में ही 1 से 1.5 लाख रुपए बंद खर्चा होता है, तो बचत आपका ये उसी हिसाब से मैकेनिकल में भी तो पैकेज ये भी बहुत बड़ा है। व्हाट अबाउट केमिकल? सर 54 LP है हाईएस्ट। 54 lakhs पर एनएम का पैकेज गया हुआ है सर, तो बहुत जबरदस्त। आप तो मोटिवेशन आई थिंक काफी है, यस सर। बहुत भयानक मोटिवेशन मिल गया है। चलो एक छोटा सा सवाल है कि जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनका अभी जनवरी में एग्जाम होने वाला है, और आप समझ लो कि वो मॉक टेस्ट और से कुछ वो लोग नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दिया उन्होंने, और आप भी लास्ट ईयर इसी जगह पे थे, ऐसा क्या खास किया जाए कि इस 1 महीने में सिलेक्शन हो जाए? आकृति? जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर है बस वो बनाना चाहिए अभी, क्योंकि क्लासेस बहुत नहीं होती तो आपके पास टाइम है, आप बना सकते हो वो पेपर। मतलब पीवाईक्यू बना लेते हो? हाँ, मतलब क्वेश्चंस नहीं बनाओ, पेपर्स बनाओ। पेपर्स बनाने में ज्यादा बेनिफिशियल होता है। फुल वो। टेस्ट देना हाँ, चाहिए। ऐसे 3 घंटे आराम से बैठो, पेपर्स बनाओ, उसके बाद उसको एनालाइज भी करो। नहीं एनालाइज करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोहित? सर रिवीजन, मॉक टेस्ट, एनालिसिस। रिवीजन करते रहो और मॉक टेस्ट देते रहो और उसका एनालिसिस करते रहो बस। एनालिसिस का क्या मतलब, यहाँ कैसे एनालिसिस करना ये चाहिए? मॉक टेस्ट तुम दिए और तुमको पता ही नहीं, मॉक टेस्ट देने का फायदा तभी है जब तुम एनालिसिस करो। अगर तुम वो एनालिसिस नहीं करोगे तो कोई फायदा है नहीं। एनालिसिस मतलब तुम देखो कि कहाँ कहाँ मैं फंस रहा हूँ, कौन से टॉपिक में फंस रहा हूँ, उसको नोट डाउन करो, उसको गो थ्रू करो, उस नोट्स खोलो अपना, वो देखो कहाँ फंसो। सर ये पढ़ाए हुए हैं वो गौरव भाई आप इलेबोरेट करें इस बात को। मेरा मानना है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो सेट बनाने पे ध्यान दें, लेकिन अगर आप एनालिसिस सही तरीके से नहीं कर रहे हो तो आपका सेट बनाना पूरा बेकार है। एनालिसिस में आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हमसे नहीं बने, और वो भी क्वेश्चन जिनको हमने तुक्का बना के सही कर दिया। जिन पे बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं सर जिसमें हम श्योर ही नहीं है लेकिन हम फिर भी करते हैं, वो सही हो जाते हैं। उन क्वेश्चन के डेप्थ में जाना कि आखिर ये कौन से टॉपिक्स का है, किस चैप्टर का है, और अपने नोट से उसको रिवाइज करना ताकि वो प्रॉपर कनेक्ट करे। कई बार होता है सर हम रिवाइज कर रहे हैं लेकिन हम कितनी बार भी रिवाइज कर ले, एक ऐसा कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो हमें जो सेट प्रैक्टिस है वो हमें एक्चुअल कॉन्फिडेंस देता है। और सर इस पॉइंट पे ना, इस टाइम के अराउंड जब एग्जाम सिर पे हो तो काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं माइंड में, काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, ये आ रहा है प्रॉब्लम तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर अभी एक ही है कि आप सेट बनाइए, उसको उसका एनालिसिस करिए, आप देखिए कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों इस चीज़ को इस तरह से रिलेट नहीं कर पाया, ये क्वेश्चन कितनी बार इस तरह का क्वेश्चन आया है। अगर कोई ऐसे करके जा रहा है सर तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो अलग होगा, और 50% तो वो जो उसके क्वेश्चंस आने वाले हैं उसका अंदाजा उससे होगा। तो वहाँ पे सर क्वेश्चन बनाने टाइम पैनिक नहीं होगा, वो करेगा। और जो सेट प्रैक्टिस नहीं करेगा, इट डजेंट मैटर्स उसने कितना अच्छा प्रिपेयर किया, क्या किया, वो वहाँ जाके पैनिक करेगा।
और तो पहले ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। यस सर। कितना मॉक टेस्ट देती थी आकृति? एक दिन में 2 तो बनाऊंगी। एक दिन में 2 मॉक टेस्ट। मोहित? अल्टरनेट डे अल्टरनेट डेज पर 1 मॉक टेस्ट। गौरव? एक दिन में देके उसका एनालिसिस कंप्लीट करता था, चाहे कुछ हो जाए। पर डे 1। हाँ सर, पर डे। तो आप देखिए आपके पास 3 अलग अलग केसेस हैं। गौरव पर डे 1, मोहित अल्टरनेट डेज पर 1 और ये एक दिन में 2 बार। तो ये आपके ऊपर भी इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि आप किस तरह से तैयारी करना चाहते हो। आपको लगता है एक दिन में 1 मॉक टेस्ट मेरे लिए उसका टाइम नहीं बचता है, वेल एंड गुड। अगर लगता है 2 दे सकते हैं, वेल एंड गुड, पर मॉक टेस्ट जरूर दो, एकदम है ना। और उसी एटमॉस्फेयर को बनाने का प्रयास किया जाए जैसे होता है। 11th में स्टूडेंट है, सपना देख रहा है आईटी मेडिकल का, 10th पास करके आया और उसे लग रहा है कि दुनिया बहुत आसान है, लेकिन जैसे 11th में आया उसकी दुनिया जो है वो हिल गई। अब वो अपने आप को कैसे काबू करे? पहला चैलेंज तो बहुत बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, एकदम दिमाग खराब करने वाला, और ये सब कंट्रोल करके 12th जाना है और इस तरह से तैयारी करनी है कि करंट ईयर में आईटी निकल जाए। तो आपके हिसाब से वो उससे क्या करना है? पहला तो डिफरेंस होता है, जैसे ही तुम 10th से 11th में आते हो वो सिलेबस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपना विश्वास रखो कि हो जाएगा, उसका सर पे भरोसा रखो कि हाँ कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, मतलब ठीक वे में पढ़ा रहे हैं सब चीज़। और फिर तुम कोशिश करो कि जितना भी तुम्हारे सर बोलते हैं वो फॉलो करो। मेन चीज़ है फॉलो करना, वो चीज़ नहीं फॉलो करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। 11th सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा चाहते हो कि करंट ईयर में हो जाए आईटी मेडिकल जो भी हो, तो सबसे पहले तुम अपने 11th पे फोकस करो। 11th का जितना भी 11th में मॉक टेस्ट नहीं, मतलब एक बार कंप्लीट हो जाए तो 11th में ही मॉक टेस्ट दो, सब चीज़ करो, टेस्ट वगैरह देना शुरू कर हाँ, देना। 11th से स्टार्ट। पर उसको समझ नहीं आ रहा है, नई दुनिया है उसके लिए। फिजिक्स पल्ले नहीं पड़ रहा, मैथ पल्ले नहीं पड़ रहा, केमिस्ट्री शुरू में थोड़ा बहुत आसान लग रहा था, अब जैसे उसमें उसको स्टोशियोमेट्री सब घुसा, अब उसके दिमाग का कचरा होने लगा। पर सपना वो अभी भी आईटी का देख रहा है, मेडिकल का देख रहा है। तो क्या उसमें कमी है या उसकी सोच में कमी है? उसे क्या, तुम अगर ऐसे स्टूडेंट हो तो क्या करोगे तुम आकृति? सर 10th में ऐसी मेंटालिटी हो जाती है कि मतलब सब इजी है। हाँ। अब आप 11th में आ गए। हाँ, उसके बाद फिर जब 11th में आते तो ऐसे सब टफ दिखने लगता है। तो ऐसे मोटिवेशन नहीं लूज करना चाहिए, खुद को मोटिवेट करो कि नहीं हम कर सकते हैं, ठीक है भारी चीज़ है तो इसको भी एक्सेप्ट करो कि हाँ ये हो जाएगा मेरे से। जो टीचर्स बोलते हैं बस उसको फॉलो करो। कहीं पे अगर तुम्हें लग रहा है कि टीचर्स ही पीछे चल रहे हैं तो खुद से कोशिश करो उस सब्जेक्ट को ख़त्म करने की। जैसे फिजिक्स में ऐसा होता है बहुत बारी, तो बच्चे को खुद को समझना चाहिए कि हाँ कैसे इसको आगे बढ़ाए, कैसे खुद से पढ़े। टीचर्स काफ़ी पीछे रह जाते हैं तो बच्चे को खुद से पढ़ना चाहिए आगे। सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर अगर वाकई में सिचुएशन ऐसा है, उससे ये सारी चीज़ें नहीं संभल रही, बहुत सारी चीज़ें उसे दिख रही हैं, टफ दिख रही हैं, सिचुएशन उसके मतलब उसके अनुकूल नहीं चल रहा। क्योंकि तुम भी ऐसे दौर से गुजरे हो। यस सर, ऑब्वियसली। तो कैसे क्या किया? सर इस पॉइंट पे आपको ये बातें सिर्फ अपने टीचर से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे साथ हो रहा वो हमारे साथ हमारे कई बैचमेट्स के साथ हो चुका है, हमारे सीनियर्स के साथ हो चुका है, और सर टीचर्स ने उसको देखा है। एक सीनियर और एक पैरेलल बच्चे के मुंह से ये सुनना कि भाई हो जाएगा, और एक टीचर के मुंह से सुनना कि मुझे विश्वास है, तुम आराम से करो, ट्रस्ट द प्रोसेस, हो जाएगा। सर उसे यही करना चाहिए, उसे टीचर पे भरोसा रखना होगा, उसे इस बात पे विश्वास रखना होगा कि मैं इसी राह पे चलते रहूंगा, मुझे समझ आने लगेगा। इनिशियल जोन जो बिगनर्स जोन होता है सर, वो सबसे टफ जोन होता है। उसमें ना हमें क्वेश्चंस पे अप्रोच लेना आता है, ना उनमें कैसे प्रोपोगेट करना है वो आता है, और सब आ भी जाए तो फाइनल आंसर मैच नहीं करता। इन सब चीज़ों में उसे सिर्फ ये बातें अपने टीचर से शेयर करनी चाहिए, और वो जो भी उसे सजेशन दे रहे हैं उसको उसे फॉलो करते हुए प्रोसेस को ट्रस्ट करना चाहिए। हमारे लिए सर काफ़ी टफ था ये सब, लेकिन हमने आपके साथ शेयर किया, आपने हमें बताया कि ऐसे ऐसे करो, मुझ पे भरोसा रखो, अगर तुम्हें खुद पे भी नहीं है तो बच्चे को अगर ये बहुत ज़्यादा टफ लग रहा तो उसे ये सोचना चाहिए कि ये लड़ाई मेरे साथ मेरे टीचर्स की भी है, ये सक्सेस मेरे साथ मेरे टीचर्स की भी है। उसे अपने टीचर से ज़्यादा से ज़्यादा सर कनेक्ट फील करना चाहिए। यही सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन नहीं है सर, क्योंकि बिगनर्स जोन इज टफ। कितने घंटे पढ़ते थे स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में 11th में 10-12 घंटे कोचिंग लगाकर या कोचिंग इंक्लूड करके 6 घंटे मान मैक्सिमम कोचिंग में चला गया, तो 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी। यस तो क्या ये काफी है? यस सर काफ़ी है, 15 घंटे तो पढ़ नहीं सकते। नहीं आप देखिए आपके हिसाब से काफी। मेरे हिसाब से काफ़ी है। कितने घंटे पढ़ते? आप तो स्कूल भी जाते थे शायद, या बंक करते थे? हाँ तो सुबह का टाइम होता था, फिर रात में 2 तो कितने घंटे सेल्फ स्टडी था कोचिंग के अलावा? कोचिंग के अलावा हाँ ये 6-7 घंटे के आसपास।
11th आई हैव नो 11th तो आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं, फिर भी अगर आप सेल्फ स्टडी करते थे तो कितना? सर अगर मैं 11th का स्टूडेंट रहता तो मैं शुरू में ही अपनी सारी एनर्जी नहीं लगा देता कि मैं 12th में जाके डाउन हो जाऊँ। मैं सारी चीज़ों को संभालते हुए धीरे धीरे 4 to 5 एवरी डे मैं मेंटेन करता, मैं कंसिस्टेंट रहने का प्रैक्टिस करता। मैं ये नहीं कि आज मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट डे मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, नहीं सर। अगर मैं 4-5 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मैं रोज पढ़ूंगा और वो हो जाना चाहिए सर। मैं स्टार्टिंग में जोश रहता है ना, तो सब Yes. ज्यादा कंट्रोल बढ़ता करना है। होता है। स्टार्टिंग में जोश तो ऐसा बहुत मैंने देखा सर, लड़के 11th में पूरा दम लगाते हैं, जोर लगाते हैं, वो लगातार ही टॉप कर रहे हैं, उनमें बहुत दम है, और वो 11th में इतना मेहनत कर देते हैं कि उनका मन उब जाता है 12th आते आते। फिर वो मोटिवेशन ढूंढने लगते हैं और उनको मोटिवेशन मिल नहीं पाता। मिल नहीं पाता है। तो मैं एज ए 11th स्टूडेंट मैं पेशेंटली होके रोज पढ़ता और मैं मोटिवेशन से ज्यादा अपने कंसिस्टेंटी पे ध्यान देता कि मैं कंसिस्टेंट हूँ। मैं रोज पढ़ूंगा 4 घंटे 5 घंटे मैं पक्का पढ़ूंगा, वो कुछ भी मैं प्रैक्टिस करूँ, थ्योरी पढ़ूँ। दो तरह के सवाल अभी यहाँ मेरे दिमाग में आ रहा है। पहला, अगर वो कोई स्टूडेंट है जो 11th में लगातार टॉप कर रहा है और वो जो टॉप ही नहीं कर पा रहा है, टॉप 10 में भी नहीं कर पा रहा है, हर बार उसका रैंक बहुत ऊपर नीचे जा रहा है, दोनों के लिए दो तरह की सोच होगी। यस ऑब्वियसली। तो अगर मैं आकृति, तुम एक टॉपर हो, स्कूल भी आपकी टॉपर हो और अभी कॉलेज में भी, आपको भी बता दो भी कॉलेज एनआईटी उत्तराखंड में जाके कॉलेज टॉपर हुई है, बढ़िया। तो एज ए टॉपर्स थिंकिंग अगर आप देखो तो बच्चा 11th में लगातार टॉप कर रहा है, तो कहीं उसको घमंड ना हो जाए, जिससे का मोटिवेशन ना खत्म हो जाए, तो उसे क्या करना चाहिए कि नॉर्मल रिलैक्स रहे वो टॉप मार्क के साथ? सबसे पहली बात तो ये घमंड नहीं आना चाहिए। चलो नहीं आया, आगे हाँ, तो बस मेहनत करो, बस मेहनत वो करो। उब जाएगा यार, कोई कंपटीशन दे नहीं रहा, मैं तो मर के भी आगे परीक्षा देता हूँ तो टॉप मार देता हूँ। नहीं, तो ये चीज होना चाहिए ना, कंपटीशन वाला तो होना चाहिए बच्चे के अंदर कि नहीं ठीक है चलो, मतलब सिर्फ मैं शहंशाह नहीं हूँ, बाकी लोग भी हो सकते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको बीट कर सकते हैं। तो ये सोच के पढ़ना चाहिए। और अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ के उब चुका है तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, लेकिन फिर से पढ़ाई करो, ऐसा नहीं कि छोड़ देना एकदम, तो पढ़ना चाहिए। अगर टॉप नहीं कर पा रहा बंदा, 11th में यही हुआ था आपके साथ, यस सर। तो खुद को कैसे मोटिवेट की यार हम तो कर नहीं पाए? चलिए ठीक है, तुम्हारा रैंक खराब नहीं रहता था, बट रैंक अच्छा नहीं है, सपोज करो 100 रैंक आ रहा है, यस सर। 150 रैंक आ रहा है, और कहाँ टॉपर है, हम मेहनत कर रहे हैं, बार बार मेहनत कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम तो सब पढ़ के जाते हैं पर मेरे को स्कोर ही नहीं आ रहा, तो कहाँ कमी रह गई? सबसे पहले कि तुम देखो कि अपना नोट्स तुम कर रहे हो, क्योंकि 100 रैंक मतलब आ रहा है कि तुम नोट्स ही नहीं सही से कर पा रहे हो। पहले नोट्स करो, फिर उसका प्रैक्टिस करो कि देखो कि कहाँ तुम कमी पड़ रहा है, सर से मिलो, क्यों मेरा रैंक कम आ रहा है, बस यही। सर मेरा मानना है कि जब बच्चे को तो टीचर से इंटरेक्ट करना ही चाहिए। होता क्या है कि सर अभी तक का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो टीचर से इंटरेक्ट करने का बच्चे को मौका नहीं देता। मौका नहीं 10th तक जो है वो हम्म। देखता है कि मैं जाऊंगा तो टीचर मुझे डरा धमका के भगा देगा, और ये मेंटेलिटी छोड़नी होगी बच्चे को मैच्योर होना होगा। अगर टीचर डांट भी रहा तो उससे जाओ, उससे इंटरेक्ट करो। और दूसरा जो है सर, मैं हमेशा बिगर पिक्चर देखूंगा। मैं 11th में भी हूँ तो मैं खुद को एज ए NITian मान के चलूंगा, एज ए IITian मान के चलूंगा, मैं उस पिक्चर को देखूंगा। और जब आप एक बिगर पिक्चर देखते हैं ना सर, तो आपको पता होता है कि आपको कब कहाँ कितना मेहनत करना है, और कहीं आप ओवर चले गए, जैसे आपने बनाया उसे घमंड आ गया, तो वो जब टीचर से इंटरेक्ट करेगा तो चांस ही नहीं कि उसे घमंड आए, क्योंकि टीचर सर औकात दिखा देता है। आप जहाँ घमंड आइएगा टीचर को पता चल जाता है, वो आपको औकात दिखा देगा। दो ही चीजें सर, बड़ा पिक्चर देख के चलो और टीचर से इंटरेक्ट करो। और उसके बाद भी आपका रैंक कम आ रहा है तो भाई आप झूठ बोल रहे हो, आप पढ़ ही नहीं रहे हो घर जाके, आप आके झूठ बोलते रहो मैं ये कुछ कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कुछ तो कुछ कमी है। सोचा। क्योंकि सर ये तो वही बात है, आप पानी पी लिया आपका प्यास नहीं बुझा, ये कैसे पॉसिबल है? मेहनत करो, अगर कोई प्रॉब्लम है टीचर से इंटरेक्ट करो, और हमेशा बिगर पिक्चर देखो। 11th में क्या करना है सर पता सबको है कितना करना है, लेकिन फिर भी सब करना नहीं चाहते हैं। एक बहुत कॉमन सवाल है जो आप जब भी बच्चों से जाके मिलोगे, इवन कि आपके साथ भी था, फिजिक्स कैसे पढ़े? मान लो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, लड़का या लड़की जो भी हो, ही और सी इज ट्राइंग हिज और हर बेस्ट कि भाई मेरे को SC वर्मा में आ जाना है, ये कर लेना है, वो कर लेना है। कभी टीचर अच्छे नहीं मिल पाते हैं, कभी बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, कभी बच्चे अच्छे होते हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता है, वट एवर भी द रीजन। आपको अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी बात बताओ जिससे किसी का फिजिक्स अच्छा हो जाए, कोई किताब बता सकते हो तो वो, प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए वो, या माइंड सेट क्या हो, तो क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि मेरा मानना है सर, मैं अगर मेंस के व्यू से चलो, क्वेश्चन फिक्स्ड है,
किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो काफी फिक्स्ड है। और जब चैप्टर चलता है तो हम उन सारे क्वेश्चंस के गो थ्रू होते हैं। तो मैं क्या करता था, मैं उस चैप्टर का नाम लिखूंगा, उसके मेन फॉर्मूलाज लिखूंगा, उसके सब टॉपिक्स लिखूंगा और उसके सब टॉपिक्स के भी फॉर्मूलाज लिखूंगा। इसमें सिर्फ फॉर्मूला होता था। अगर मैं 3-4 चैप्टर पढ़ गया, मैं फिजिक्स के 4 चैप्टर हो गए, जब मैं वापस आया मुझे लग रहा है कि मैं फिजिक्स में सब कुछ भूल भूल चुका हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उस कॉपी के गो थ्रू होता था, मुझे दिखता था ये टाइप के क्वेश्चन हुए। और मेरे पूरे प्रिपरेशन के दौरान मैं 6-7 बार उस कॉपी को ऑब्वियसली देखूंगा, क्योंकि 6-7 बार तो आपके टेस्ट हो जाएंगे, फुल टेस्ट दोगे। तो मेरे मेंटेलिटी में मुझे दिख रहा होता है कि ये तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और उन्हीं में से 2-4 अलग अलग चैप्टर से वही कॉन्सेप्ट, वही सब टॉपिक उठा के एडवांस एक क्वेश्चन बनाता है। तो फिजिक्स बेटर करने का एक ही तरीका है, पढ़ो और छोड़ो मत, कहीं ना कहीं उसको लिखो। होता है ऐसा, कभी हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे हम उस चैप्टर के किंग होते हैं, हम उस चैप्टर से कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन 2-3 चैप्टर पर हम भूल जाते हैं, क्योंकि उस चैप्टर में हमने कुछ ऐसा देखा होता है जिस की पॉइंट का हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हमने उसे नोट नहीं किया, और एज ए ह्यूमन बीइंग हम उसे भूल गए। तो हमें उसे नोट करना होगा, नोट कर मतलब शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। ऑब्वियसली सर, और वो यूनिक होना चाहिए थोड़ा, ताकि पढ़ने में मजा आए। इसमें टॉपिक्स लिखता था, फॉर्मूला लिखता था, और जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसका डायग्राम बना लेता था, जैसे डायग्राम कुछ फनी सा मुझे याद रह जाए। फिजिक्स ऐसे ही होता है, फिजिक्स को सर, फिजिक्स टफ है, और उसे उसका शॉर्ट नोट्स ना बना के तुमने उसे और टफ बना कोई दिया। खास किताब एस.सी. वर्मा के अलावा, क्योंकि ये सब लोग एस.सी. वर्मा इतना करते हैं कि नहीं सर, मेरा मोस्टली मुझे जो पढ़ाया जाता था क्लासेस में, मैं उससे शॉर्ट नोट्स और नोट्स बनाता नोट्स था। बनाते थे। और बाकी जो जेई के क्वेश्चंस होते थे, हम्म उसमें यूनिक क्वेश्चंस मैं ढूंढ के उसके शॉर्ट नोट्स बनाता था। मैंने एचसी वर्मा फॉलो नहीं किया था। अच्छा अच्छा, देखिए एनआईटी उत्तराखंड, सॉरी अगरतला में एडमिशन लेने वाला स्टूडेंट कह रहा है कि उन्होंने एस.सी. वर्मा नहीं किया था। और कितने परसेंट आए थे भैया आपको? 98 पॉइंट। एज वेल एज जेई एडवांस क्वालिफाइड है ये, ठीक है। तो क्योंकि अच्छा कॉलेज मिल रहा था तो मैंने कहा कि नहीं, कॉलेज ब्रांच अच्छा लो, आईटी एनआईटी से कुछ नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई। यस सर। आपका इसमें क्या कहना है, फिजिक्स के लिए क्या करना चाहिए? सर पहले अपने टीचर को जानना पड़ेगा, सबसे पहले कि वो टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, कि स्लो जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, जैसे कि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि वो इतने बेसिक पे जाते हैं कि वो उठ ही नहीं पाते, यस सर। या वो इतने ऊपर रहते हैं बच्चों के हिसाब से कि वो नीचे ही नहीं आते। तो वो लिंक कैसे बने? आप हाँ कंटिन्यू, जैसे बोल रहे थे वैसे ही। पहले टीचर को जानना पड़ेगा कि कैसे ये चल रहा है, क्या को मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले तो टीचर को फॉलो करना पड़ेगा, फिर तुम जो नोट्स मिलता है, जो मॉड्यूल्स मिलता है, वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं वो देखो। उसके बाद तुम प्रैक्टिस करो कि हो रहा है कि नहीं, फिर सर से जाके मिलो कि क्यों नहीं हो पा रहा है मेरे से। पहले सर का इंटरेक्शन पहले बनाना पड़ेगा, ये जरूरी है, नहीं तो फिजिक्स में थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अगर फिर भी तुम चाहते हो यूट्यूब से पढ़ सकते हो, अगर सर का स्पीड स्लो लग रहा है या सर पढ़ा नहीं पा रहे हैं वैसा कुछ है तो। तो मेरा तो था, टीचर काफी ज्यादा ऐसे मिले थे जो काफी स्लो पढ़ाते थे, तो बस मेरा था कि खुद से सेल्फ स्टडी करना है और वीडियोस देख देख के उसको कवर अप करना होता था, क्योंकि स्कूल में भी पेपर होते थे तो सिलेबस ज्यादा होता था। तो पहले से वीडियो देख देख के कवर कर लेते थे। और फिर हाँ, हम एचसी वर्मा बनाते थे स्टार्टिंग में, मतलब 11th में पूरा एचसी वर्मा बनाए थे, और सारे एग्जाम्पल्स और जो भी क्वेश्चंस होते थे वो तो फिजिक्स पे टाइम देते थे। और हाँ, अगर कोई बच्चा चाहे तो मतलब वीडियोस देख के कर सकता है, अगर उसको लग रहा है कि टीचर उसके स्लो है तो। और हाँ, और टीचर से जाके फिर क्वेश्चन पूछो अगर तुम्हें डाउट है। व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? हाँ कुछ बोल रहा है। फिजिक्स में मैंने ये किया था कि मैं हर दिन 4 घंटा फिजिक्स को देता, ये मैंने फिक्स करके अपना रूटीन बना के रखा था कि पढ़ने के अलावा मैं फिजिक्स को 4 घंटे दूंगा। ये मेरा शुरू से लेके, मेरे प्रिपरेशन के स्टार्टिंग से लेके मेरे लास्ट डे जब मैंने प्रिपेयर किया तब तक मैंने ये काम किया है फिजिक्स के लिए स्पेशली। जैसे मैं कभी केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम देता था, कभी मैथ्स को ज्यादा टाइम देता था, लेकिन मैं फिजिक्स को 4 घंटा कंटिन्यूसली 4 घंटा फिक्स देता ही था। वो मेरे लिए एक रूटीन था कि भाई ऐसा भी तो होता होगा ना कि फिजिक्स के सवाल नहीं बनते होंगे, दिमाग झन हो जाता होगा, कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में कैसे खुद को मोटिवेट करते थे? फिजिक्स यार बहुत पागल कर रहा है, जबकि ठीक है अब आप समझते हो ना ऐसा कुछ नहीं है, Yes, sir. पर उस वक्त तो दिमाग में लग रहा होगा ना कि यार कुछ तो है। Yes, sir. मैं उस बच्चे के हिसाब से बोल रहा हूँ जो बहुत ज्यादा परेशान है। मतलब ट्राई करता था कि अपने अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करने का, कि ये चीज बन क्यों नहीं रहा। अगर मैंने पढ़ा है, मेरे पैरेलल के लोगों से बन रहा है, उन्होंने भी यही पढ़ा, तुमसे बन कैसे गया। फिर मैं टीचर से पूछता था, और एक बार जब समझ आ जाता है तो ऐसे 1-2 इंसिडेंट के बाद लगता है कि हाँ ये चीज बन जाएगा, अभी मैं उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं यही करता था, मैं किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद कम लोड लेके मैं टीचर से ज्यादा इंटरेक्ट करता था कि आप बताइए ये मुझसे हो क्यों नहीं रहा।
और टीचर्स ऑब्वियसली सर बता देते हैं, क्योंकि हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, चीजें वहीं से होती हैं। ये बताइए कि केमिस्ट्री के लिए क्या था? केमिस्ट्री के बस आपके भरोसे था सर। मैं अभी एज ए टीचर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे फिर लोगों को लगेगा ना कि सर अपनी लाइक तारीफ करवा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बी न्यूट्रल। केमिस्ट्री को आपने कैसे पढ़ा? क्योंकि ऐसे भी तो बच्चे होंगे ना जिनका केमिस्ट्री ठीक नहीं होगा। यस सर। ये वीडियो वो भी तो देख रहे होंगे जो मेरे पास नहीं पढ़ते हैं, या वैसे बच्चे भी देख रहे हो जो मेरे पास पढ़ते हैं पर उनकी केमिस्ट्री अभी उतनी ठीक नहीं है। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए chemistry? सबसे पहले तो जो आप नोट्स बनवाते थे वो तो मैं प्रॉपर मतलब रेगुलर, पहले तो क्लास में मैं रेगुलर रहता था। नोट्स काम के थे? नोट्स मतलब आईटी में क्वेश्चन आए थे उससे? ऑब्वियसली सर। नोट्स पहला, फिर जो असाइनमेंट आप देते थे वो सब सॉल्व करते थे, फिर घर जाके फिर अपने से रिव्यू भी करते थे कि कहाँ को क्वेश्चन में क्यों डाउट हुआ, मुझे ये कैसे हुआ, फिर आपसे मिलता था भी कि ये कैसे हुआ। बस वही था, उससे ज्यादा नहीं कुछ किया केमिस्ट्री के लिए। नोट्स फॉलो करते थे, रोज इंटरेक्शन आपसे, बस आके क्वेश्चंस पूछना है और कैसे बनेगा क्या होगा, फिर घर जाके गो थ्रू करना है, शॉर्ट नोट्स बनाते थे। और बहुत बारी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आप बोल देते हैं लेकिन लिखवाते नहीं है, तो उन सारी चीजों को भी नोट डाउन करते रहना चाहिए। मैं तो केमिस्ट्री आपसे शुरू हुआ था, खत्म भी आपसे हुआ था। तो बेसिकली हम केमिस्ट्री में आप जो पढ़ा है हम उसको देखें, उधर मॉड्यूल के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, और साथ साथ हम पहले ही ट्राई करते थे पीवाईक्यूज बनाने का। तो ये काफी टफ हो जाता, क्योंकि उस टाइम नहीं बनता, करंट चैप्टर के साथ पीवाईक्यूज नहीं बनते। रिलेटेड होता है हाँ, क्वेश्चन। तो मैं बनाता था, कुछ नहीं बनता था, फिर हम आपसे इंटरेक्ट करते थे। और नोट्स जो है उसको ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते थे कि मेरे माइंड में रहे, जो चीजें हैं वो मेरे माइंड में चलती रहे, तभी पॉसिबल है। क्योंकि एक जब हम मेंस देने जा रहे हैं, कितने सारे चैप्टर्स होते हैं, अगर नोट्स हमारे माइंड में रन नहीं कर रहे हैं, ऐसे अचानक से क्वेश्चन है और हमें वो पेज नहीं दिख रहा अपने माइंड में, तो प्रॉब्लम है। तो मैं नोट्स को ज्यादा से ज्यादा रिमेम्बर करने का ट्राई करता था, रटना नहीं सर, उसके साथ कनेक्ट करना, मेमोराइज कर रिलेट करते थे। रिलेट करने का, ये नोट्स है। पॉइंट है कि आप जब सब पढ़ा ही दे रहे हो और फिर भी नहीं बन रहा, मतलब हमें वो चीज नहीं अच्छा, ये पता। एक चीज लाइक क्वेश्चन पूछते पूछते दिमाग में आता है, सडनली ये होता है कि लाइक इंस्टीट्यूशंस, हर तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मौजूद है। एक है ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूशन जहाँ पर कि तीनों सब्जेक्ट्स आपको एक जगह मिल जाता है। एक है आप इंडिविजुअल ऑप्ट करते हो, जैसे मैं इंडिविजुअल पढ़ाता हूँ। बिना बायस हुए अगर न्यूट्रली कहा जाए तो क्या इंडिविजुअल कोचिंग अच्छा होता है, या जो कंपाइल्ड सब एक साथ रहते हैं, बड़े बड़े नाम ब्रांड, तो ब्रांड के पीछे जाना चाहिए, या आप किससे पढ़ रहे हो उसके साथ जाना चाहिए? क्या है आपका, आपकी सोच क्या है? तो सर मेरी सोच अभी इतना दिन पढ़ने के बाद कहीं तो कंक्लूजन पे निकले होंगे ना कि ये सर, जहां मेरा टीचर के साथ 1 to 1 कनेक्शन हो सके मैं उस जगह जाऊंगा, और ये चीजें ज्यादातर इंडिविजुअल में देखी जाती हैं। हाँ, ऐसे इंस्टीट्यूट जरूर होंगे जिन पे 1 to 1 कनेक्शन होते हैं टीचर्स के साथ, तो वो भी बेटर है। लेकिन इंडिविजुअल में आपका 1 to 1 टीचर के साथ बेटर कनेक्शन होता है। जैसे आप सर, हम लोग आपको रात में भी मैसेज कर सकते थे और आप कभी गुस्सा नहीं होते थे, और उल्टा हम लोग को रात में भी जवाब मिलता था। तो मैं उस चीज को ऑप्ट करते हुए इंडिविजुअल की तरफ जाऊंगा मैं मोस्टली। यहाँ पर एक चीज बता दूं अपने व्यूअर्स को, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ 24/7 मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ व्हाट्सएप पे, तो क्या मैं ऐसा मतलब वाकई मैंने ऐसा किया था 24/7? मैं 2-3 बजे रात को मैंने क्वेश्चन पूछे हैं और मुझे जवाब मिला है। और अगर बाई चांस 2-3 बजे अगर मेरा मैसेज सीन नहीं हुआ, तो सुबह होते ही क्लास से पहले, हमारा 8 बजे फर्स्ट क्लास हमारा ही होता था, उससे पहले मुझे जवाब मिल जाता था। तो ये होता था, अगर कोई इंस्टीट्यूट इस चीज को प्रॉमिस कर रहा है और बजाबता किसी और के थ्रू उसके बच्चे के डाउट सॉल्व कराने की जगह वो टीचर खुद डाउट सॉल्व कर रहा है, तो वो भी अच्छा है सर। लेकिन ये आपके हिसाब से कौन सा सिस्टम अच्छा है, जो सर पढ़ा रहे हैं वही डाउट सॉल्व कर रहे हैं वो बेहतर है, या जो पढ़ा रहे हैं डाउट कोई और सॉल्व कर रहा है? नहीं सर, सर पढ़ा पढ़ा रहे रहे वही हैं, सॉल्व करें तो यस। ज्यादा बेटर। फ्रीक्वेंसी में आपके हिसाब से इंडिविजुअल टीचर्स बेहतर होते हैं, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन जहाँ पर सब लोग इंडिविजुअल ज्यादा मॉल? बेटर होता है, क्योंकि टीचर्स प्रॉपर कनेक्ट कर पाते हैं बच्चे के साथ, बच्चे प्रॉपर कनेक्ट कर पाते हैं टीचर्स के साथ, और टीचर्स देख पाते हैं कि हाँ कौन बच्चा कैसा कर रहा है, उस हिसाब से उसको गाइडेंस देना। अभी कोई बच्चा बहुत हाई लेवल पे समझ जाता है तो आप उस लेवल पे जाके उसको समझाइएगा। यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, अगर ये ऐसा भी कहते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बेहतर है, तो भी मैं ये वीडियो कट नहीं करता यार, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर अपना इंटरव्यू ले रहे हैं और ऐसे ही पूछ रहे हैं तो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। ये इंटरव्यू इसलिए नहीं लेता हूँ, ये आपके लिए लेता हूँ कि आप जज करो चीजों को, आपके लिए है ये। मोहित भैया आप बताइए। सर इंडिविजुअली बेटर है, मेरे केस में भी इंडिविजुअली बेटर है, क्योंकि टीचर से कनेक्शन बन जाता है एक तरह से, तुम टीचर को मैसेज कर सकते हो, डाउट अपना पूछ सकते हो। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में होता है कि कोई मतलब पढ़ा कोई और रहा है, डाउट कोई और सॉल्व कर रहा है, तो उससे
मतलब कनेक्शन नहीं बन पाता एक तरह से। चलिए, बहुत बढ़िया। एक जनरल सवाल जो मैं हर बच्चे से पूछता हूँ, आपका एक्सपीरियंस विद डीएमसीसी, लाइक डॉक्टर मुदरिस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका अनुभव कैसा रहा? निश्चित तौर पर वीडियो बन रहा है तो अच्छा तारीफ ही करेगा, बट ठीक है, जानने का हक है मेरा। फिर भी तो मोहित भाई कुछ बताइए, कैसा अनुभव रहा? अमेजिंग था सर। पहले तो 10th में तो मुझे केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है, मतलब 10th में मैं केमिस्ट्री एकदम पानी बराबर था। 11th में आया तो मैं समझ गया कि नहीं, केमिस्ट्री ऊपर लेवल का चीज है, कोई अच्छा कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, इसीलिए डीएमसीसी ज्वाइन मैंने किया। मैंने सीनियर से भी पूछा तो सीनियर भी सजेस्ट किया कि डीएमसीसी ज्वाइन करो। आकृति जी, आप बताइए। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यहाँ आने के बाद मेरे सारे थॉट्स बदले हैं। बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ भर के रखा था केमिस्ट्री के तो वो थॉट्स बदल गए। तो यहाँ बहुत मजा आया। मतलब अभी भी ऐसा है कि जब पटना आते हैं तो किसी से नहीं मिलने जाते हैं, बस सर के पास। यस, ये तो मानता हूँ मैं। गौरव भैया, डीएमसीसी तो सर मेरे लिए माइलस्टोन था। तो पहले इसको अचीव करना है, फिर हुआ, फिर सर अभी डीएमसीसी। अच्छा, डीएमसीसी ही अचीव करना एक माइलस्टोन है? हाँ सर, ये क्या बात है भाई? हमको पता है, हमको पता है। सर समझ रहे हैं। तो उसके बाद सर इसकी कहानी बहुत अजब है भाई। मतलब ये एक लाइक इसने एक स्टेटमेंट दिया था कि सर मतलब भक्त भगवान के सामने खड़ा होकर झूठ कैसे बोलता है, ये सर हम जानते हैं। तो उसके बाद सर अभी डीएमसीसी सर घर जैसा लगता है। यहाँ लाके लगता है कि ये अपना है, ऐसा फील होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स को देख के लगता है ये मेरे जूनियर्स है, इनके प्रति मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू यार, सर, सही बात है। आपको देख के सर तो ऐसा लगता है कि गुरुजी है, गुरुजी के सामने झुकते रहो। डीएमसीसी मुझे हमेशा लाइक मेरा प्रयास रहता है कि इट्स नॉट लाइक गौरव को अगर जितना फील हो रहा है ना कि सर मेरे लिए इतना सोच रहे हैं, यही फीलिंग्स मोहित को भी है और यही फीलिंग्स आकृति को भी है, और Yes. वही वो सारे हजारों बच्चों को है। उसमें से कोई गौरव निकल जाता है, कोई आकृति निकल जाती है, कोई मोहित निकल जाता है, पर भरोसा मैं सब पे उतना ही करता हूँ। रीजन भी एक, हम लोग एक बचपन में कहानी सुना करते थे, गुलड़ी में लाल लाल एक बेशकीमती पत्थर होता है, इसकी बहुत कीमत होती है। तो वो कई बार ना फटे कपड़े के अंदर भी छिपा होता है। सो यू डोंट नो किसके अंदर कितना टैलेंट है। तो मैं सबको उसी एंगल से देखता हूँ कि भाई कौन क्या कर दे। खैर, कहानी को थोड़ा सा यहाँ पर समराइज करेंगे। अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना है, अगर कुछ देना हो गौरव भाई? जो जिनका भी जस्ट एग्जाम है, प्रिपेयर वेल, जितने ज्यादा सेट प्रैक्टिस कर सकते हो करो। जो 11th में है, ट्रस्ट द प्रोसेस। काफी लंबा जर्नी है, आपके पास समय बहुत है, आपको थोड़ा पेशेंटली खेलना होगा। जिनके पास 12th है और 11th बर्बाद हो चुका है, मेरा जब हो सकता है तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता? टीचर्स पूरा थोड़ा 11 बर्बाद करके आए हुए थे। ये सर कनेक्ट करने का ट्राई करो टीचर्स के साथ, और ऑब्वियसली आपको ज्यादा मेहनत करना है तो तैयार रहो मेहनत करने के लिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर राइट जर्नी। आकृति जी। मेहनत करो, वर्थ इट रहेगा, और सर से इंटरेक्ट करो, काफी कुछ हेल्पफुल होता है। मैं 11th वाले स्टूडेंट को यही बोलना चाहूंगा कि 11th अपना मतलब पकड़ के रखें, क्योंकि 11th बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है एक तरह से। बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर 12th में तुम जाओगे तो 11th का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, इसीलिए 11th को पकड़ो और टीचर से कनेक्शन करो। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ये थी कहानी, बातें बहुत लंबी है, पर करते करते फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा, इवन आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। यस सर। एंड थैंक यू सो मच गौरव, आकृति एंड मोहित। एंड मिलते हैं अगली बार फिर एक किसी नए चैंपियन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए